हाँ, ठीक है। तो मैं आपको उतना लिखाऊंगा, लेकिन आपको जितना लिखा दूं उतना आपको आना, ठीक। तो चलो फिर अब स्टार्ट किया जाए। टेक आउट योर पेन एंड पेपर और नोट करना स्टार्ट करो। इसमें नोट ज्यादा करना पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा बस। और जो समझने वाला बात है, जो मैंने आपको बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने पढ़, हो सकता है आपने अपने स्कूल में पढ़ रखो, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वो ईजी है। और वो बायोगैस प्लांट हो तो वैसे बच्चों वाला है, उसका डायग्राम भी आता है 3 मार्क्स में बोर्ड में। तो सबसे पहले डालेंगे, हेडिंग डालेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, है ना। तो जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं उनमें माइक्रोब कैसे काम करते हैं, नोट करेंगे इसमें। फर्मेंटेशन इज द ओल्डेस्ट माइक्रोबियल प्रोसेस। फर्मेंटेशन इज द ओल्डेस्ट माइक्रोबियल प्रोसेस। प्री हिस्टोरिक टाइम से फर्मेंटेशन का यूज कर रहे हैं, दही बना, कर्ड बनाना, और मतलब लीवरे वो अल्कोहल बनाना, तो जमाने से यूज कर रहे हैं। तो बहुत टाइम से, मतलब हिस्ट्री में इनकोडेड नहीं होगा तब से ये प्रोसेस यूज की जा रही है। फर्मेंटेड हनी एंड alcoholic beverages, fermented honey and alcoholic beverages are one of the oldest process. Fermented honey and alcoholic beverages are one of the oldest process used by human. Full stop. There are used by human. There are some microbial product obtained from microbial activity. A. Curd. तो देखो, दही बनाने में हम लोग कौन कौन से माइक्रोबियल बैक्टीरिया यूज करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड is the process of fermentation. The process of fermentation is the process of so fermentation production of curd is the process of production of curd is the process of fermentation of pasteurized milk. Fermentation of pasteurized milk. Next point. The most common microorganism, the most common microorganism which convert milk into curd, which convert milk into curd are lactobacillus, lactobacillus bulgaricus, lactobacillus bulgaricus एंड इन दोनों का नाम जरूर याद रखिए, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, थर्मोफिलस।
Streptococcus thermophilus. Full stop. These bacteria are called lab. These bacteria are called lab. That is lactic acid. These bacteria are called lab. That is lactic acid bacteria. Full stop. Next point. During the process of curd formation, lactose sugar of milk, during the process of curd formation, lactose sugar of milk is converted into lactose sugar of milk is converted into lactic acid. And the process takes place, lactic acid, and the process takes place in 6 to 8 hours. And the process takes place in 6 to 8 hours. Second, dough for making food. Dough for making food. है ना? आप डो में सिर्फ आप ये मत समझना कि सिर्फ केक बनाने के लिए यूज होता है या फिर छोला भटूरा बनाने के लिए यूज होता है। मतलब डो में बहुत सारी इडली वगैरह भी वो लोग फर्मेंट कराते हैं। आप देखते हो हम लोग या नहीं, बट साउथ इंडियन जो लोग होते हैं वो लोग इडली को भी फर्मेंट करा के ही बनाते हैं, इसलिए वो लोगों की जो इडली वगैरह होती है वो खट्टी खट्टी होती है। तो सब फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनती है ना? तो नोट करेंगे, न्यूमरस फूड आइटम सच एज डोसा, इडली, जलेबी, bread, etc. are prepared by the process of fermentation. Full stop. Dough is fermented overnight for 10 to 12 hours. For 10 to 12 hours. Full stop. The bacteria which are used in this process are Streptococcus, faecalis, and Streptococcus faecalis. एक नजर आता मैं। जितने मैं लिखवा दूं उसको याद जरूर करना। स्ट्रेप्टोकोकस फेकलिस ये पूछा हुआ है, ठीक है। एंड एक और लिखो, ल्यूकोनोस्टॉक, मेसेंटेरोइड्स, मेसेंटेरोइड्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट,
increase in next one, increase in the volume of dough, increase in the volume of dough takes place, increase in the volume of dough takes place due to release of carbon dioxide. इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे, लास्ट पॉइंट, बेकर्स ईस्ट, नॉर्मली बेकरी वाले इसको यूज करते हैं इसलिए उसको बेकर्स ईस्ट बोला जाता है, ईस्ट को। बेकर्स ईस्ट, ईस्ट वही होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जिसको बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट। तो ईस्ट क्या है? फंगस है। सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, SIEAE, Saccharomyces cerevisiae, Baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae is also allowed to use in this process. Next, तीसरा प्रोडक्ट है हमारा, पहला हो गया कर्ड, तो डो हो गया, तीसरा हो गया हमारा चीज। चलो इस पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है चीज। इसमें देखो स्विस चीज किससे बनता है, कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चीज क्या है नोट कर लो, चीज इज CHPS, चीज इज cheese is partially degraded, concentrated, cheese is partially degraded, concentrated milk fat, Degraded. partially degraded, concentrated milk fat and protein, manufactured by the microorganism, manufactured by the microorganism. अब देखो चीज में दो चीज होते हैं मेनली, एक होता है कॉटेज चीज, वही जिसको आप चीज क्यूब वगैरह कहते हो, कॉटेज चीज। तो कॉटेज चीज हम लोग बनाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से, इसको बनाने में यूज होता है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, और दूसरा लैक्टोबैसिलस। दूसरा होता है ना स्विस चीज, स्विस चीज जानते हो ना, आप सब लोग जानते होगे, आज के बच्चे सब जानते हैं। तो देखो स्विस चीज वही टॉम एंड जेरी वाला जिसमें बड़े बड़े से छेद होते हैं, बड़े बड़े से होल दिखाई देते हैं, वो स्विस चीज है आपका। तो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और उसका टेस्ट फ्लेवर भी अलग होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किससे बनाते हैं। तो स्विस चीज हम लोग जिससे बनाते हैं, इसको बनाने में जो यूज करते हैं बैक्टीरिया, इसमें होल लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। तो मैं लिखवा दूंगा। अब वो लार्ज साइज होल किसकी वजह से होते हैं? प्रोपियोनी बैक्टीरिया सर्मनी, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम
Propionibacterium cermini. Propionibacterium cermini, है ना? तो नोट करेंगे. Swiss cheese is characterized by large size of hole. Swiss cheese is characterized by its large size of holes. Stop. It is made by the large amount of CO2. It is made by the large amount of CO2 released by bacteria. तो ये तो हो गया 3 कॉटेज प्रोडक्ट. तीनों में जो बैक्टीरिया मैंने बताए वो बिल्कुल से याद रखिएगा. आपको रट्टा नहीं मारना. आपको 2-4 बार 8-10 बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा. लेकिन इससे कम अगर 2-3 बार के चक्कर में सोचोगे 2-3 बार पढ़ोगे तो नहीं याद होगा. मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ. रट्टा नहीं मारना है. 8-10 बार ऐसे पढ़ोगे ना, 10 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा. बिल्कुल. ऑप्शन आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन होगा, इसका ये आंसर होगा 100%. अब आते हैं माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. मतलब हम लोग फैक्ट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, माइक्रोब का यूज करते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. अब देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए माइक्रोब कौन कौन सा. तो चलो सबसे पहले इसमें एक हेडिंग डालेंगे बेकर्स एंड बीवर्स ईस्ट. तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे बेकर्स ईस्ट. मैं बता ही चुका हूं अभी आपको. बेकर्स ईस्ट. तो बेकर्स ईस्ट हम लोग यूज करते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसेज. सैक्रोमाइसिस है ना, सर्विसेज. तो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज is used in baking industry. Is used in baking industry to bring out desired flavor. To bring out desired flavor and texture. Let's stop. They are available in the form of powder or cake. नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रीवर्स ईस्ट. वो ईस्ट जिसको in the form of powder or cakes. ठीक है. नेक्स्ट है ब्रीवर्स ईस्ट. अब ब्रीवर्स ईस्ट क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्विसेज ऊपर वाला, इसी को यूज करते हैं. एंड सैक्रोमाइसिस कैरिसबर्जेंसिस. सैक्रोमाइसिस कैरिसबर्जेंसिस. इससे भी नीट पे क्वेश्चन आए हैं. सैक्रोमाइसिस सर्विसेज एंड सैक्रोमाइसिस कैरिसबर्जेंसिस. It is used in production of beer. It is used in production of beer.
ठीक है। तो ये हो गया बेकर्स और ब्रीवर्स यीस्ट, मैंने आपको बता दिया। तो इंडस्ट्रियल यूज में तीसरा लिखो। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा यूज है, हम लोग इंडस्ट्रीज में क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। उसकी आता है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आपको पता है कि सबसे पहले ऐसे एंटीबायोटिक हमने जो निकाला था, किसने निकाला सबसे पहले एंटीबायोटिक? Penicillin. राइट, वेरी गुड। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहा कि एक ये है, फंगस है। तो उन्होंने कहा उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। तो उन्होंने कहा कि पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है, इसकी खास बात क्या है कि इसके आसपास ये क्या करता है कि अपने फिलामेंट से, अपने इनसे हाइफा से एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करता है। और वो केमिकल क्या करता है, वो बैक्टीरिया को मार देता है, या जहां जहां तक वो केमिकल फैला होता है वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। द रीजन बिहाइंड इट, इट इज एंटागोनिस्टिक फॉर बैक्टीरिया, है ना। तो मतलब ये बैक्टीरिया को मार देने का काम करता है। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये एंटीबायोटिक है, और उन्होंने फिर इसके बाद पेनिसिलियम नोटेटम से जो उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया और उसका मेडिसिन मेडिकल में यूज किया, उसको कहा, उसकी उसी को पेनिसिलिन कहा गया। स्टिल वी आर यूजिंग पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हमेशा पैथोजन, मेनली बैक्टीरिया के खिलाफ यूज किए जाते हैं, राइट। और वो बायोलॉजिकल ओरिजिन के केमिकल, राइट। तो नोट कर लो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन। एन एंटीबायोटिक is an organic compound. Antibiotic is an organic compound produced by microorganism, produced by microorganism that inhibit the growth or kills another microorganism, or kills another microorganism. Full stop. Alexander Fleming discovered the antibiotic. Alexander Fleming discovered the antibiotic penicillin. Penicillin from the fungus Penicillium notatum. तो पहला पेनिसिलिन था जिसको पेनिसिलियम नोटेटम बोलते हैं, उससे फंगस से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अब देखो भाई लोगों, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये आपको समझना है कि एंटीबायोटिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इस फॉर्म में भी पूछा जा चुका है नीट के एग्जामिनेशन में। और नो डाउट ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबायोटिक, है ना, इसी के अंदर डालें, इसी सब हेडिंग में डालेंगे और 1 2 3 4 करके ऐसे लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबायोटिक। तो पहला फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एन एंटीबायोटिक, तो मैं लिखता जाता हूं साथ में आपके। एन एंटीबायोटिक शुड हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या मतलब हुआ इसका? एन एंटीबायोटिक शुड हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसका मतलब क्या हुआ अलीना, क्या मतलब हुआ इसका? पता आपसे नहीं, अरे सिंपल है यार, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। देखो मतलब कि ऐसा ना हो, अब दुनिया में हजारों तरह के बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं, अब एक बैक्टीरिया को एक एंटीबायोटिक मारना पड़ेगा तो 1000 एंटीबायोटिक खोजने पड़ेंगे। तो एंटीबायोटिक ऐसी चीज होनी चाहिए जो एक बैक्टीरिया को ना मारे, एक बार इंजेक्शन लगा दिया गया तो 50 60 100 तरह के बैक्टीरिया मार सके। तो जितने ज्यादा टाइप के वो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को या पैथोजन को मारने की कैपेबिलिटी रखना चाहिए। तो पेनिसिलिन देखो, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन खोजे हुए जमाना हो गया उसको, है ना।
पहला एंटीबायोटिक वही था, आज भी पेनिसिलिन, आपको पता है कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी, उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड है, वो बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने की कैपेबिलिटी रखता है ना। तो इस तरह से एंटीबायोटिक ऐसा होना चाहिए, इस पर नोट कर लो, दैट इज it should have ability to act on it should have ability to act on large number of it should have ability to act on large number of pathogens. Next, it should check the development of it should check the development of resistant varieties. It should check the development of resistant variety of pathogenic microorganism. It should check the development of resistant varieties of pathogenic microorganism. ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर किसी भी तरह का ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है तो उसको ना मार पाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल should attack antibiotic molecule should attack and disrupt the metabolism of attack and disrupt the metabolism of So add this. it should क्या लिखा, antibiotic molecule should attack and disrupt the metabolism of pathogenic microorganism. Next, it should not cause a harmful side effect in the host. It should not cause a harmful side effect on host. तो मतलब ये जिस आदमी के अंदर सपोज दैट किसी कोई डिजीज पर्सन है, उसके अंदर इसको इंजेक्ट किया जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट उस आदमी के अंदर नहीं होना चाहिए, इसका साइड इफेक्ट सिर्फ पैथोजन पे होना चाहिए। नेक्स्ट, action of antibiotic molecule should be specific. Action of antibiotic molecule should be specific on the pathogen. तो ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीबायोटिक। अब एक अलग से पॉइंट नोट करेंगे, अलग से स्टार नोट करके लिखेंगे, नोट लिखो, नोट तो नोट में नोट करेंगे, ऑल द एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम microorganism. The material extracted from
the material extracted from green plant or from the material extracted from green plant or from the other non-microbial, or from the other non-microbial sources are not included in the category of antibiotics. Full stop. Next point. Although some 7,000 antibiotics, The category of antibiotics. Next point. Although some 7,000 of antibiotics are known, but only 150 are used as medicine. ठीक है, तो ये हो गया भाई एंटीबायोटिक्स, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट आ जाते हैं एंजाइम्स में। अब देखो नेक्स्ट एंजाइम हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल यूजेस में एंटीबायोटिक के बाद ये है चीज हो गया थर्ड, ये अच्छा सॉरी एंटीबायोटिक हो गया सी, और ये डी हो गया एंजाइम्स, चौथा है। तो नोट करेंगे, एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, full stop. They are biocatalyst. Which catalyze biological reaction without themselves, undergoing any change. Full stop. The term enzyme was coined by, important है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, term enzyme was coined by William Kuhne. Next point. Out of about 2,200 enzymes, only 1 to 1.5% out of 2,200 enzymes, only 1 to 1.5% enzymes are being used out of 2,200 enzymes, only 1% to 1.5%, 1% to 1.5% are used in industry. तो 2200 एंजाइम खोजे गए हैं
इनमें से 1 से 1.5% ही एंजाइम ऐसे हैं जिनको हम लोग इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल यूज में यूज करते हैं। ठीक है, देयर आर सम इंडस्ट्रियल एंजाइम्स। तो इनमें से पहला एंजाइम है जो हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए, प्रोटीएजेस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोटीएजेस मतलब ये प्रोटीन पे ही काम करने वाले हैं। इट इज यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री एंड सिल्क इंडस्ट्री। It is used in leather industry and silk industry. Next, amylases. They degrade starch. They degrade starch. And they are used in manufacturing for chocolate syrup and dry cleaning. Next, lactases. So chocolate syrup and Chocolate syrup and dry cleaning. Lactases. They convert lactose, that is milk sugar, into lactic acid. फोर्थ, रेनेट जानते हो? ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेनेट, रेनेट जानते हो कोई? रेनेट एक्चुअली क्या होता है, ये एक टेबलेट होती है और इसकी टेबलेट बनी होती है रेनिन नाम के एंजाइम। अभी लिखवा दूंगा, समझा देता हूँ पहले। रेनिन नाम के एंजाइम से, रेनिन पढ़ रखा है ना सबने? तो रेनिन तो आप सबने पढ़ ही रखा है। तो ये रेनिन एंजाइम हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हुआ था। तो रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टमक में। तो ये काप्स जो होते हैं, बछड़े जो होते हैं, काप्स के स्टमक से एंजाइम निकाला जाता है, उससे टेबलेट बनाई जाती है और इस टेबलेट का यूज किया जाता है चीज बनाने में। अब मुझे लगता है बहुत सारे लोग चीज खाना छोड़ देंगे। हम तो खाते ही नहीं है। मैंने जब से सुना है तब से मैंने छोड़ दिया। तो राइट, तो रेनेट टेबलेट ऐसे बनती है। माय इंटेंशन वाज नॉट लाइक टू तो सर खाना बता दो। हाँ क्या हुआ? नहीं खाओगे? तो चीज चीज बनाने में चीज बनाने में अब में भी कुछ और केमिकल यूज किया जाता है, वो पता नहीं, बायोलॉजी में तो मैंने यही पढ़ा हुआ है कि रेनेट टेबलेट का यूज किया जाता है। तो इसकी ये टेबलेट के फॉर्म में आती है ना, लेकिन ये निकाला काप्स के स्टमक से ही जाता है। तो नोट करो, रेनेट टेबलेट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। रेनेट टेबलेट extracted from the stomach of calves, stomach of calves that contain stomach of calves that contain renin enzyme, that contain renin enzyme. Full stop. The enzyme is used in cheese making. The enzyme is used in cheese making.
ठीक है। अब आते हैं एक और एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज अच्छा, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, कोई बता सकता है? ये भी क्वेश्चन पूछा है, रेनेट और स्ट्रेप्टोकाइनेज दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज तो कई बार पूछा गया। बोलो भाई, कौन बताएगा? एनीवन ऑफ यू? क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है, जैसे किसी भी बंदे को मान लो कोई गिर गया, चोट लग गई, तो गिर गया, चोट लगने के बाद उसमें क्या हुआ, उसको ब्लड क्लॉटिंग हो गई बॉडी के अंदर, ब्लड बाहर निकला नहीं, अंदर क्लॉट हो गया। अब वो क्लॉट को डिसॉल्व कैसे किया जाए? कई बार क्या होता है, वेसल्स में, आर्टरीज में वो ब्लड क्लॉट हो गया, वो ब्लड का फ्लो रोक देगा, और ब्लड का फ्लो रोकने से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, गलत जगह क्लॉट पहुंच जाए, गलत जगह ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। मान लो सर पे चोट लगी, आदमी गिरा, सर की कोई मतलब आर्टरीज या वेन्स ब्लॉक हो गई, उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो गई, ब्लॉक हो गई, ब्लड ब्रेन को सप्लाई नहीं पहुंच रही, आदमी कोमा में जा सकता है, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मली डॉक्टर क्या करते हैं, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम होता है उसका एक इंजेक्शन लगा देते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन जाता है पूरे बॉडी में, ब्लड के साथ घूमता है, और वहां पे पहुंचने के बाद जहां पर ब्लड के जो फाइब्रिन प्रोटीन है ना, तो फाइब्रिन प्रोटीन के जो फाइबर्स उनको डिसॉल्व कर देता है और क्लॉटिंग को रिमूव कर देता है। ये इसका फायदा है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया था क्लॉट बस्टर किसको कहते हैं? तो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इसी को हम लोग भाई साहब कहते हैं क्लॉट बस्टर। नोट करो, this enzyme is used as this enzyme is used as clot buster for removing clot from blood vessels, for removing clot from blood vessels through dissolution of through dissolution of fibrin। तो देखो, फाइब्रिन प्रोटीन है जो ब्लड में पाई जाती है, फाइब्रस प्रोटीन होती है। डिसोल्यूशन ऑफ फाइब्रिन, फुल स्टॉप। It is effective for those patient. It is effective for those patient who have undergone. It is effective for those patient who have undergone myocardial who have undergone myocardial infraction leading to heart attack. Next point, streptokinase is also known as TPA. Streptokinase is also known as TPA। अब TPA क्या होता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, तो ये थे इंडस्ट्रियल यूज, एंजाइम बनाने में जो यूज किया जाता है ना। हम नेक्स्ट है विटामिन, तो डी ई ना, हम लोग विटामिन बनाने में भी यूज करते हैं। तो पहली बात तो विटामिन क्या करते हैं, मतलब कैसे फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, कोई मुझको बताएगा? जिन लोगों को बायोमोलिक्यूल पढ़ा है उनको एंजाइम पढ़ा है मैंने, विटामिन क्या काम करते हैं बता चुका हूँ। बताओ भाई। देखो यार, विटामिन हमारी बॉडी में क्या करते हैं कि विटामिन वो
एंजाइम के साथ एंजाइम को कैटेलाइज करते हैं, मतलब एंजाइम को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तरह फंक्शन करते हैं। हाँ, तो याद आया लीना, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करते हैं एंजाइम, याद है सर ना? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरफ अब ये नहीं होंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी और इनकी वजह से कोई डेफिशिएंसी कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो चलो नोट कर लो। विटामिन्स आर essential dietary factor required by vitamins are essential dietary factor required by an organism in small amount required by an organism in small amount. They influence the growth and metabolism. They influence growth and metabolism through direct nutritive effect. to direct Nutritive effect. Full stop. Deficiency of them causes disease. First vitamin, नोट करके लिखेंगे, first vitamin was discovered by Casimir Funk. First vitamin was discovered by Casimir Funk and it was vitamin B1. It was vitamin B1. Its deficiency causes beriberi rog, beriberi disease. Its deficiency causes beriberi disease. Next point. Presently, vitamin B12 is produced commercially. Vitamin B12 is produced commercially by using industrial strain, of Propionibacterium. इसी से हम लोग बनाते हैं विटामिन B12, है ना? अभी हमने पढ़ा था ना प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मेनेई। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। is obtained by a bacteria Escherichia Escherichia gossypii GOSSYPII। तो एस्बेया गॉसिपी से हम लोग निकालते हैं बी। क्लियर भाई?
समझ आ गया सबको? अब देखो अगला भाई साहब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या चीज है ना। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला, ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना। अब देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हर शहर में है ना होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे आप लोगों के घरों से डोमेस्टिक हाउस होल्ड से है ना, तो गंदा पानी डर्टी वाटर जो होता है वो निकल करके जाता है। तो हमारे वॉशरूम से निकल करके जाता है, होटल से जाता है, दुकानों से जाता है ना, डिस्पेंसरीज से जाता है, इतनी सारी जगहों से, तो सब डोमेस्टिक यूजेस में आ गया। इसको हम इंडस्ट्रियल में नहीं रखेंगे। तो शहर के अंदर से जितने सारा पानी आपके नालियों से, नालों से, सीवर लाइन से निकल करके जो जाता है, वो जाकर के भाई साहब एक जगह कलेक्ट किया जाता है। दिल्ली में जो लोग रहने वाले होंगे देखा होगा बहुत सारी जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे। अब उस पानी को डायरेक्टली नदी में नहीं गिराया जा सकता, नाले में नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि वो पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, वो पूरी की पूरी रिवर को पोल्यूट करता है। तो हमारा गवर्नमेंट क्या करती है, उसको नदी नाले में गिराने से पहले उसको साफ करती है, ट्रीट करती है, ताकि उसमें मिनिमम हार्मफुल चीजें रिवर पे जा पाए, है ना। और यही कारण है कि हमारे नदी नाले जो हो गए वो सब बेकार हो गए इसी की वजह से। तो अब करना क्या होता है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, उसको साफ करती है। तो पहले रॉ सीवेज को लेकर के आया जाता है और इनलेट चैम्बर, एक चैम्बर में इकट्ठा किया गया। अब इस चैम्बर में इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है। अब स्क्रीनिंग का क्या मतलब हुआ? स्क्रीनिंग का मतलब ये हुआ कि इसमें जो बड़े-बड़े पार्टिकल होते हैं, है ना? ये देखो कोर्स स्क्रीन या फाइन स्क्रीन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बड़े-बड़े प्लांट के पार्ट, एनिमल के पार्ट, पॉलीथीन ये सब अलग कर लिया। अलग करने के बाद फिर हमने क्या किया, छोटे-छोटे पत्थर, बोल्डर छोटे-छोटे उनको अलग कर दिया। उसको करने के बाद अब क्या होता है कि ये सब बड़ी-बड़ी चीज़ें निकाल के कूड़ा-कचरा इसको फेंक दिया गया अलग। कहाँ पे? लैंडफ़िल करने के लिए यूज़ कर लिया गया, है ना? ऐसे पर्पज़ को यूज़ कर लिया गया। अब ये जो पूरा मटेरियल है इसको एक ग्रिड में पास कर। ग्रिड क्या करता है, इसमें जालियाँ लगी होती हैं। ग्रिड का काम क्या होता है कि इसमें जो सिल्ट होती है, बालू, है ना? सिल्ट हो गई, छोटे पत्थर हो गए, छोटे साइज़ के पत्थर, इन सबको ग्रिड कहते हैं। तो कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए, है ना? कंक्रीट्स हो गई, उन सबको क्या करते हैं कि ये इकट्ठा कर लेता है ग्रिड और इसको यहाँ पे निकाल लिया जाता है। अब ग्रिड से तो ग्रिड क्या करता है, इन सब सामान को निकाल लेता है। प्लस साथ में क्या होता है, अब इसको दूसरे चैम्बर में पास किया जाता है। अगले चैम्बर में क्या होता है, अगले चैम्बर में इसको थोड़े डाउन सेटल डाउन होने के लिए बोला जाता है ना? तो ये क्या करता है, सेटलिंग का काम करता है। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग, है ना? समझते हैं ना मेरी बात को? इसे बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग। तो प्राइमरी सेटलिंग में क्या होता है कि नीचे की तरफ ये जो इकट्ठा हो गया मैटर, ये क्या है? ये भाई साहब इसको बोलते हैं स्लज। तो स्लज हमने निकाल लिया। स्लज क्या है? आपने देखा होगा जो लिक्विड वाला कीचड़ वाला पार्ट होता है ना, लिक्विड सॉलिड पार्ट। तो लिक्विड फॉर्म में, या गलत टर्म यूज कर रहा हूँ, लिक्विड जेल लाइक सब्सटेंस, लिक्विड जेल लाइक, है ना? तो इसको हम स्लज कहते हैं। और कंकड़ जो ग्रिड हमने पहले निकाल लिया, तो ग्रिड में क्या था? तो ग्रिड में स्टोन थे, पेबल्स थे, है ना? स्टोन वगैरह ये थे, पेबल थे, है ना? सैंड थी, इसको हमने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, ये पानी वाला पार्ट है, ऊपर वाला पानी वाला पार्ट आप देखो। अब ये वाटर वाले पार्ट को हमने अलग चेंबर में डाल दिया और नीचे वाले यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ये जो अभी तक हमने यहाँ से यहाँ तक किया, इसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। अभी मैं आपको एक और डायग्राम में बताऊंगा, इसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो भाई साहब ये जो यहाँ से है, ये वाला पार्ट, दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसके बाद जो करता है उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है, अब इसके बाद क्या किया जा रहा है कि ये स्लज वाला पार्ट दूसरे चेंबर में चला गया और ये लिक्विड वाला पार्ट दूसरे में आ गया। लिक्विड वाले पार्ट में हमने क्या किया, वाटर को भर दिया। अब ये गंदा पानी है, डर्टी वाटर है, इसमें बहुत सारी सॉल्युबल इनसॉल्युबल चीजें अभी भी मिली हुई हैं।
इसको एयरेशन टैंक कहते हैं। एयरेशन टैंक में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, मतलब एयर की सप्लाई करते हैं, जिससे कि क्या होता है, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। एयर पाते ही एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और एरोबिक बैक्टीरिया बहुत सारे ग्रो करते हैं। ये काम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, जो तो इम्प्योरिटी है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिससे कि उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। दूसरा, आप इसी साथ समझ रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, सेकेंडरी ये सेकेंडरी क्लैरिफायर, तो हम फिर इसमें पास कर देते हैं। अब इन दोनों टैंक से थोड़ा बड़ा जो एक्सेस में स्लज होता है उसको निकाल करके इस टैंक में डाल देते हैं। ऊपर से जो भी स्लज आया उसको भी इस टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। स्लज, इस पे क्या बोलते हैं, स्लज थिकनर। ये क्या करता है, वाटर निकाल के दोबारा से इस टैंक में डाल देगा और स्लज को और मोटा कर देगा। उसके बाद स्लज को एक बड़े से चेंबर में डालते हैं, और इसको हम स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं। यहाँ डिकम्पोज करते हैं, फिर उसको बाहर ले आके सुखा लेते हैं। इससे हम लोग अलग अलग सामान यूज करते हैं। ये स्लज से, यहाँ से क्या होता है, जब इसको हम डिकम्पोज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे गैस भी निकलती है, तो हम गैस इकट्ठा कर लेते हैं, बायोगैस निकाल लेते हैं। दूसरा क्या होता है, यहीं से हम लोग क्या निकालते हैं, बायो फर्टिलाइजर, तो मतलब मैन्योर वगैरह यहाँ से पैदा कर लेते हैं। उसका और क्या काम करते हैं, लैंड फिलिंग में, जो गड्ढे वगैरह है रोड बनाने में, लैंड फिलिंग में यूज कर लेते हैं। अब ये वाला जो पानी बचा, कौन सा, ऊपर वाला, जिसको कि हमने और फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद अब क्या हुआ, ट्रीटेड वाटर टैंक। तो यहाँ पे हम इसमें कुछ केमिकल मिला देते हैं जो कि जर्म फ्री करते हैं। इसके बाद ये जो पानी होता है इसको हम रिवर में डाल देते हैं, ठीक है, और सॉलिड वाला पार्ट अलग करते हैं। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्लियर है? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो, लेकिन इसको आप बना के नहीं आ पाओगे, है ना, क्योंकि आप इसको बनाओगे, आपको इतना इतना आप नहीं बना पाओगे, और 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए इतना बनाना, ये तो आपकी समझ के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इस एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तब क्या बना के आना वो मैं आपको बताऊं, कैसे लिख करके आना। समझ में तो सबको आ गया ना? किसी को ना समझ में आया तो पहले पूछो, किसी को भी कहीं पे अगर ना समझ में आया पूछिए, फ्रैंकली पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात। सर ये वाटर का क्या करेंगे जो दोनों टैंक से ले रहे हैं? कौन वाला वाटर? सर ऊपर का जो ले रहे हैं, ये वाला वाटर, ये वाला, एरेशन टैंक जो। ये एरेशन टैंक, ये आगे गया ना, देखो ना, ये इससे इसको इसमें पास कर दिया, और फिर इससे इसमें पास कर दिया, और ट्रीट करके नदी में गिरा दिया। समझ आया? ओके तो ठीक है, अब देखो, अब इसका मैं स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ। हाँ बोलो। सर, जो केमिकल्स ऐड करें वो क्यों करें सर? वो एक्चुअली क्या ना, अलीना, देखो ना, जैसे हमने अभी क्या है, इसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे। अब नदी के पानी में लोग नहाते हैं, है ना, और जानवर उस पे पानी पीते हैं, खेतों में यूज किया जाता है, सब्जियां उसी में उगाई जाती हैं। तो अगर हमने केमिकल नहीं डाला, तो केमिकल डालने से बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा वो मर जाते हैं। अदरवाइज जो बच्चे नहा लेते हैं नदी में, उनको डायसेंट्री हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। तो वाटर बॉर्न डिजीजेज ऐसे तो होती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने सारे डिजीज जर्म्स हो वो मर जाएं। समझे? यस सर ये ग्रिड रिमूवल के बाद हमने किस चीज को सेटल डाउन कराया है? किसके किसके बाद? ग्रिड रिमूवल सर, 4th स्टेप में। हाँ, तो देखो ना, ग्रिड रिमूवल के बाद फिर ये ग्रिड के बाद इसमें इसमें अब क्या हुआ, ये तो पत्थर वत्थर निकल गए। उसके बाद आपने देखा होगा जब नाली में कीचड़ वो बहता है गंदा पानी, तो उसमें ऊपर की तरफ पानी होता है, नीचे की तरफ जेल टाइप का कीचड़ होता है। यस सर। तो जो जेल वाला कीचड़ पार्ट होता है उसको हम स्लज कहते हैं, उसके लिए हमने टर्म यूज किया, क्या, स्लज, है ना, उसको हमने सेटल डाउन किया। सर फिर ऑक्सीडेशन क्यों कराते हैं इसकी? अब एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर जो कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटी होती है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल घुला हुआ होता है डिसॉल्व कंडीशन में। जैसे एग्जांपल के तौर पे फैट हो गया, फैट तो सेटल डाउन नहीं होगा, है ना। तो इस तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल सॉल्युबल कंडीशन में कुछ होता है। अब क्या करते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया उन ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि हार्मफुल होते हैं, तो उनको ब्रेक करके ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिससे कि वो मतलब नॉन हार्मफुल बन जाते हैं। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैं हटा दूं, उसको रिमूव करूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब देखो आपके स्कूल में आएगा तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना। अब जो मैं बता रहा हूँ वो स्कीमेटिक डायग्राम, आप उसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लेना, और आपको वही डायग्राम बना करके आना, और जो मैं लिखवाऊंगा वही लिख करके आना। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए जितना लिखना हो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
दिस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। और सेकंड स्टेप है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देखो फर्क क्या है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये है मैकेनिकल, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, ये है बायोलॉजिकल। इसको एज इट इज आप बना लीजिए। और यही आपको बना के आना है आपके स्कूल वाले बोर्ड सामने। अब देखो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोग लेकर के आए रॉ सीवेज, वही नाली से निकाल कर जो आया रॉ सीवेज। रॉ सीवेज को हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। उसके बाद फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद फिर हमने क्या किया है ना, इसके बाद प्राइमरी सेटिंग में जाने दिया। प्राइमरी सेटिंग, फिल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ लार्ज वेस्ट। अब इसके बाद फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन करने का प्राइमरी सेटिंग। तो प्राइमरी सेटिंग में क्या होता है, प्राइमरी सेटिंग में लिक्विड वाला पार्ट अलग हो जाता है। तो लिक्विड वाले पार्ट को हमने देखा बोला इफ्लुएंट। इफ्लुएंट क्या है, ये वाटर है ना, जिसमें कि गंदगी घुली हुई है। और यहाँ पे हमारा क्या निकला, ग्रिड निकला। तो ग्रिड में ग्रिड और ग्रिड के साथ में क्या, स्लज। तो इस ग्रिड और स्लज को हमने क्या किया, अलग कर लिया। अब इस ग्रिड और स्लज से हमने क्या किया, या तो इसमें जो काम का है उससे कंपोस्ट बना लिया, कंपोस्ट। और कहाँ पे यूज किया, जो बेकार का है उससे जमीन लैंड फिलिंग में यूज कर लिया, सड़क वड़क बनाने में लैंड फिलिंग के लिए हमने यूज कर दिया। अब ये जो इफ्लुएंट वाटर निकला, अब हमने इसको आगे की तरफ भेज दिया। वाटर को हमने दिया सेकेंडरी सेटिंग के लिए, सेकेंडरी सेटिंग के लिए। सेकेंडरी सेटिंग हो जाने के बाद अब हमने ये जो लिक्विड होता है ना, इसको ट्रीट करके लिक्विड ट्रीटेड पास टू रिवर, तो हमने रिवर पे डाल दिया। अब सेकेंडरी सेटिंग के बाद जो यहाँ पे स्लज है, तो हमने स्लज को निकाल दिया है ना।
तो स्लज निकाला। अब स्लज को हमने क्या किया, स्लज पास टू एयरेशन टैंक, हमने इसको एयरेशन टैंक में पास किया। उसके बाद ये क्या हुआ, जब एयरेशन टैंक में पास किया तो डिग्रेडेड जो स्लज होगा, अब इसको बोल देंगे एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसको हमने क्या, इसको हम डालेंगे एक दूसरे चैम्बर में, एनारोबिक बैक्टीरिया से ट्रीट करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया चैम्बर। एनारोबिक बैक्टीरिया में डालने के बाद एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस स्लज से क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बायोगैस बनाएंगे। इसको हम लोग सिलेंडर में इकट्ठा करके या सप्लाई करके यूज कर लेंगे बायोगैस को, ठीक है। और क्या बनाएंगे, इसी से हम लोग खाद बनाएंगे, मैन्योर इसी से बनाएंगे, है ना। और जो हमारे काम का नहीं निकलेगा, वेस्ट होगा, उसको हम लैंड फिल करने में यूज कर लेंगे, लैंड फिलिंग। ये वाला डायग्राम आपको बना करके आना है। ये बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट, सॉरी ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये आप अपने स्कूल वाला जो एग्जाम होगा उसमें ये बना के आओगे। सर एनारोबिक बैक्टीरिया के आगे आपने क्या लिखा है सबसे फर्स्ट में? क्या क्या सर सबसे ऊपर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एनारोबिक बैक्टीरिया के साथ क्या लिखा? ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एनारोबिक बैक्टीरिया के, अच्छा एनारोबिक बैक्टीरिया चेंबर। यस सर, यस सर। सर बायोगैस लैंडफिलिंग और किसके लिए यूज हुआ है ये? मैन्योर, ओके वो सर। जो खाद वाद आती है ना, कंपोस्ट वगैरह। यस सर। दिल्ली में भी जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, वहां से वो लोग ये बनाते हैं, मैन्योर वगैरह बना के बेचते हैं। नोट कर लिया क्या? यस सर। यस सर। नोट कर लो। मुनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट is carried out, municipal sewage treatment is carried out in following two process. First सब हेडिंग आना है A, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में लिखो प्राइमरी ट्रीटमेंट। This is a mechanical process where removal of coarse solid material, where removal of coarse solid material takes place through filtration and sedimentation. Takes place through filtration and sedimentation. Next, the filtered chamber where coarse solid material, the filtered chamber where the coarse solid material settle down by gravity
full stop. Next point. सर मटेरियल के आगे Settle down by gravity. Next point. Sewage is allowed to pass. Sewage is allowed to pass in sedimentation tank where most of suspended material settle down. This material is called primary sludge. Full stop. The effluent is passed for secondary treatment. अब B डालो B. This effluent is passed for secondary treatment. अब एक सब हेडिंग डालो B. Secondary treatment. In secondary treatment, where the process is completely biological, full stop. Effluent is passed through aeration tank. Effluent is passed through aeration tank where it is constantly agitated. Where it is constantly agitated. Next point. Air allow the growth of aerobic bacteria. Air allow the growth of aerobic bacteria which oxidize the organic matter, present in sewage. Full stop. Organic matter Present in sewage these aerobic organisms are known as flocs. These aerobic microorganisms are known as flocs. The activated sludge is collected and subjected to anaerobic digestion. Full stop. This tank do not have oxygen
that help the growth of anaerobic microorganism which digest organic substance and produces biogas. Full stop. One last point. Finally, treated effluent is passed to river. Finally, treated effluent is passed to river. Clear भाई सबको? यस सर। ठीक यस है। सर। तो नेक्स्ट में बायोगैस प्लांट पढ़ाऊंगा, है ना? तो इसको आप देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो बताइए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ यू। गुड नाइट बाय सर, सर, थैंक यू। थैंक यू सर।